नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ की डाउन टू अर्थ मैगजीन्स का एनालिसिस करने वाले हैं। डाउन टू अर्थ ये एक फोर्टनाइटली मैगजीन है जो कि फोकस करती है ऑन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। अगस्त मंथ में जो 2 एडिशंस आए हैं डाउन टू अर्थ के, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दिस लेक्चर हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मी सार्थक शर्मा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, साथ ही साथ लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद सार्थक। सबसे पहले हम कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल होगा टॉक्सिक रो। इस आर्टिकल में गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है पेस्टिसाइड बैन को लेकर के, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड आर्टिकल होगा हु इज ट्रैकिंग इंडियाज हेल्थ। तो इस आर्टिकल में इंडिया का जो डिजीज सर्विलांस सिस्टम है उस पर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं। थर्ड आर्टिकल होगा पेरिल इन द हिल्स। इस आर्टिकल में इस समय पर नीलगिरी हिल्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन फेस कर रहे हैं, वहां पर जो वेदर एक्सट्रीमिटीज हो रही हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ आर्टिकल होगा वर्ल्ड सीज स्पाइक इन पोलियो केसेस ड्यू टू ओरल वैक्सीन्स। तो इस आर्टिकल में हम वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस वीडीपीवी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फिर फिफ्थ आर्टिकल होगा कोल इज किंग बट फॉर हाउ लॉन्ग। तो इस आर्टिकल में इंडिया में कोल कंजम्पशन का क्या स्टेटस है और क्या रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सिक्स्थ आर्टिकल होगा सेलिब्रेटिंग नॉलेज। इस आर्टिकल में पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड सेवेंथ एंड लास्ट आर्टिकल होगा नेचर्स प्यूरिफायर्स। तो इस आर्टिकल में किस तरह से एल्गी का यूज करते हुए हम रिवर वाटर को क्लीन कर सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है टॉक्सिक रो। इस आर्टिकल में बताया गया है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है, ये प्रपोज किया गया है कि 27 वाइडली यूज्ड हैजार्डस पेस्टिसाइड्स को इंडिया में बैन किया जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्री लॉबी है वो चाहती है कि इस प्रपोज्ड बैन को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए और इन 27 पेस्टिसाइड्स को इंडिया में कंप्लीटली बैन ना किया जाए। तो आर्टिकल की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया गया है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लैंडमार्क स्टेप लिया है, ये लैंडमार्क डिसीजन लिया है जिसमें कि 27 वाइडली यूज्ड हैजार्डस पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जो कि हैजार्डस हैं और बहुत ज़्यादा इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे 27 हैजार्डस पेस्टिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है। और ये जो हैजार्डस पेस्टिसाइड्स हैं इन्हें ऑलरेडी कई सारी कंट्रीज में पहले से ही डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये बैन प्रपोज किया है। इसके लिए मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के ऊपर स्टेक होल्डर से सजेशंस भी मांगे गए जिसके लिए उन्हें 45 डेज का टाइम पीरियड दिया गया। लेकिन ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घमासान हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और साथ ही साथ इंडस्ट्री ग्रुप्स जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो चाहती हैं कि इस बैन को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए, वो इस बैन को अपोज कर रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है एंड अंडर प्रेशर गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो जो 45 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था उसे एक्सटेंड कर दिया है 90 डेज में। अब 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है पब्लिक कमेंट्स के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने चुपचाप जो नोटिफिकेशन है उसका थोड़ा टेक्स्ट भी चेंज कर दिया है और न्यू टेक्स्ट में ये कहा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन 27 हैजार्डस पेस्टिसाइड्स को एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसकी वजह से जो टेक्स्ट चेंज किया गया है इसकी वजह से जो ये बैन था इसका जो पूरा पर्पस है कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। बिकॉज ये जो हैजार्डस पेस्टिसाइड्स हैं इन्हें कहीं ना कहीं से तरीका मिल ही जाएगा फिर से मार्केट में, इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए। अब थोड़ा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है पेस्टिसाइड्स को बैन करने के लिए ये कोई सडन प्रोसेस हो। ये एक लॉन्ग पेंडिंग प्रोसेस है जो कि 2013 में शुरू हुआ था। 2013 में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट अनुपम वर्मा के अंडर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने के लिए। 66 ऐसे पेस्टिसाइड्स जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं लेकिन दूसरी कंट्रीज में फार्मिंग के लिए इन पेस्टिसाइड्स को या तो कंप्लीटली बैन किया गया है या फिर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ऐसे
66 पेस्टिसाइड्स के यूजेज को रिव्यू करने के लिए 2013 में अनुपम वर्मा कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस की वजह से गवर्नमेंट ने 2018 में 18 पेस्टिसाइड्स को बैन करने का डिसीजन लिया, इंक्लूडिंग 7 क्लास 1 पेस्टिसाइड्स। क्लास 1 पेस्टिसाइड्स मींस जो एक्सट्रीमली हजार्डस होते हैं। तो 18 पेस्टिसाइड्स 2018 में बैन किए गए, जिनमें 7 क्लास 1 पेस्टिसाइड्स थे और इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन 27 और दूसरे पेस्टिसाइड्स को बैन करने के लिए प्रपोजल जारी किया है। अब जो 27 पेस्टिसाइड्स बैन करने के लिए प्रपोज किए गए हैं उनमें से 3 है क्लास 1 पेस्टिसाइड्स। इनके नाम है मोनोक्रोटोफोस, मिथोमाइल एंड कार्बोफ्यूरान। ये क्लास 1 पेस्टिसाइड्स हैं जिन्हें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासिफाई किया है एज एक्सट्रीमली हजार्डस या फिर कहें हाईली हजार्डस। ये जो 3 पेस्टिसाइड्स हैं इन्हें सेवरल कंट्रीज में, ज्यादातर सभी कंट्रीज में बैन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में हेवीली ये इस्तेमाल किए जाते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर लिंक्ड विद द डेथ ऑफ फार्मर्स। काफी सारे फार्मर्स के डेथ की वजह ये पेस्टिसाइड्स बने हैं, इसके बावजूद इंडिया में कंटिन्यूसली हेवीली ये पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। अब इन 3 के अलावा जो 24 पेस्टिसाइड्स हैं वो भी कंट्री में हेवीली इस्तेमाल होते हैं। इनमें से 4 पेस्टिसाइड्स क्लोरपाइरिफॉस, क्विनेल्फॉस, थिराम एंड जिनेब, ये कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं विच आर नोन टू डिसरप्ट द बॉडीज एंडोक्राइन और वी कैन से हार्मोन सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें कि ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन, स्लीप या फिर कहें पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हार्मोन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं और इन सभी पेस्टिसाइड्स को भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा हार्मफुल कैटेगराइज किया गया है। 2015-16 का डेटा हमें यह बताता है कि इस टाइम पीरियड में इंडिया में 7,717 टन टोटल अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हुए। इनमें से 2,254 टन या फिर कहें लगभग 30% क्लास 1 पेस्टिसाइड्स थे जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हजार्डस होते हैं। इसके बाद केसेस ऑफ एक्सीडेंटल इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड डेथ्स, जिनमें हम सुसाइड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 2014 में 7,365 पॉइजनिंग केसेस हुए थे जिनमें से 5,915 लोगों की डेथ हुई और 2015 में 7,672 पॉइजनिंग के केसेस हुए जिनमें से 7,060 लोगों की डेथ हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो पेस्टिसाइड्स हैं ये एक ग्रेव डेंजर हैं हमारे फार्मर्स के लिए और इस वजह से उनका बैन होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब जो बैन प्रपोज किया गया है उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री ये एलिगेशन लगा रही है एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के ऊपर कि डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया है। उनका कहना यह है कि जो 27 पेस्टिसाइड्स बैन करने के लिए प्रपोज किए गए हैं उनमें जो जेनेरिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं 400 से लेकर के 500 दूसरे फॉर्मुलेशंस भी मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसी वजह से उन्हें सडनली बैन करना सही नहीं है और ये आर्ग्यूमेंट काफी हद तक वैलिड भी है। सेकेंडली इंडस्ट्रीज ये भी कह रही हैं कि जो डिसीजन है ये इंडिया बेस्ड रिसर्च के बेसिस पर नहीं लिया गया है, लेकिन दूसरी कंट्रीज में जो इन पेस्टिसाइड्स के ऊपर बैन इंपोज किया गया है उसको देखते हुए ही इंडिया में भी बैन इंपोज करने के लिए प्रपोज किया गया है। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है बिकॉज जो पेस्टिसाइड्स दूसरी कंट्रीज में हजार्डस हैं वो इंडिया में भी हजार्डस हैं और साथ ही साथ फॉर एग्जांपल इंडिया ने OECD कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके मुताबिक केमिकल टेस्टिंग डेटा सभी कंट्रीज शेयर करती हैं। ऐसे में जब OECD कंट्रीज ने इन पेस्टिसाइड को बैन किया है तो इंडिया को भी उस डेटा के मुताबिक इन पेस्टिसाइड्स को बैन करना चाहिए। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज ये भी कह रही हैं कि इंडिया का जो पेस्टिसाइड मार्केट है उसमें से 40% जेनेरिक पेस्टिसाइड्स हैं जो कि ये इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इसी वजह से एक कंप्लीट बैन लगाने की वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होंगी। एक आर्गुमेंट ये भी है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये ऑलमोस्ट सभी क्रॉप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन एटसेट्रा। इसी वजह से फार्मिंग कम्युनिटी के लिए भी काफी डिफिकल्टी आने वाली है इस बैन की वजह से, बिकॉज उनके लिए काफी मुश्किल होगा दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना। अब फार्मर्स के लिए क्या वे फॉरवर्ड है? तो फार्मर्स के पास 3 तरह के ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। पहला, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिकल मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं पेस्ट को दूर भगाने के लिए, जैसे कि लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सेकेंडली वो बायो पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, एंड थर्डली टारगेट स्पेसिफिक लो टॉक्सिसिटी पेस्टिसाइड्स भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इनका यूजेज काफी कम है अभी और ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। मोर ओवर अगर सही तरह की सीड्स का इस्तेमाल किया जाए, प्रिसाइज इरिगेशन हो और साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए फार्मिंग के लिए, तो फार्मर्स इजीली जो पेस्ट हैं उन्हें दूर भगा सकते हैं। मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर यह सजेशन है कि कोविड-19 की वजह से सभी इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रही हैं। ऐसे में एक ऑल टुगेदर बैन लगाने की जगह फेज्ड मैनर में ये बैन लगाया जा सकता है, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें टाइम भी मिल सके कि वो दूसरे किसी पेस्टिसाइड्स पे जो हजार्डस नहीं है उनमें इजीली स्विच कर सकें। आपकी क्या राय है वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ, हु इज ट्रैकिंग इंडियाज हेल्थ। इस आर्टिकल में कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जिनका आउटब्रेक इंडिया में समय समय पर डिफरेंट लोकेशंस पर होता रहता है, लेकिन इन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। और इस सब को लेकर के इस आर्टिकल में इंडिया का जो डिजीज सर्विलांस सिस्टम है उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है 1/3 ऑफ द फीवर आउटब्रेक्स कंट्री में डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और पुअर टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं। इस वजह से 1/3 ऑफ द फीवर आउटब्रेक डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। और ये जो अनआइडेंटिफाइड अनडिटेक्टेड मिस्टीरियस डिजीज होते हैं ये टेररिस्ट की तरह होते हैं, क्योंकि इनका मोटिव हमें नहीं पता, किस तरह से ये मूव करेंगे, किस तरह से ये फैलेंगे, क्या इनका इफेक्ट होगा वो हमें नहीं पता है। तो इसी वजह से जितने खतरनाक टेररिस्ट होते हैं उतने ही खतरनाक ये मिस्टीरियस डिजीज भी होते हैं। और इन डिजीज की वजह से एपिडेमिक्स की सिचुएशन भी बन सकती है, जिस तरह से कोविड-19 के केस में हुआ है। अब हालांकि कोविड-19 के केस में साइंटिस्ट एटलीस्ट जो पैथोजन है उससे फेमिलियर थे। जो सार्स रिलेटेड कोरोना वायरस है उसके बारे में पहले से कुछ डेटा अवेलेबल था, लेकिन ऐसे एपिडेमिक्स भी बन सकते हैं जिनके बारे में, डिजीज के बारे में डेटा अवेलेबल ना हो, और ऐसे में इन एपिडेमिक्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इंडिया में एक इलैबोरेट अरेंजमेंट है, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, ताकि जो डिजीज आउटब्रेक होते हैं उन्हें जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जा सके। और उसके लिए एक सेंचुरी ओल्ड इंस्टीट्यूट है जो कि काम करता है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। 1909 में इसे सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो के नाम से शुरू किया गया था कसौली, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद इसे रीनेम किया गया एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड फाइनली ईयर 2008 में इसे रीनेम किया गया है एज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। अब ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें एक डेडिकेटेड विंग है जो कि काम करता है इमर्जिंग और री इमर्जिंग डिजीजेस के लिए। जो इमर्जिंग और री इमर्जिंग डिजीजेस हैं उन्हें अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, उनकी सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग के लिए और टाइमली रिस्पांस के लिए डेडिकेटेड विंग काम करता है। इसका नाम है IDSP, दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वर्ल्ड बैंक के साथ असिस्टेंस में लॉन्च किया था इन द ईयर 2004, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पर है सेंट्रल सर्विलांस यूनिट CSU जो कि दिल्ली में है, स्टेट सर्विलांस यूनिट्स SSU स्टेट और यूटीज में बनाए गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट्स DSUs सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। IDSP के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड एंड IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम इंडिया में स्ट्रेंथन किया जाए, मेंटेन किया जाए, ताकि ऐसे डिजीज जो एपिडेमिक बन सकते हैं उनका ट्रेंड कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सके। और इसमें जो वेरियस लेबोरेटरीज हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में IT टूल का इस्तेमाल करते हुए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन IDSP तक पहुंचाती हैं। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आउटब्रेक्स को जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जाए और रिस्पॉन्ड किया जाए, और उसके लिए ट्रेंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स RRTs का इस्तेमाल किया जाता है। IDSP के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं। पहला है इंटीग्रेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विलांस एक्टिविटीज, और इसी के लिए जो स्पेशलाइज्ड सर्विलांस यूनिट्स हैं सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो बनाई गई हैं। सेकंड कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि इन यूनिट्स में काम कर रहे हैं या फिर रैपिड रिस्पॉन्स टीम में काम कर रहे हैं। थर्ड कंपोनेंट है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए और एनालाइज करने के लिए।
फोर्थ कंपोनेंट है कि जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज हैं उन्हें स्ट्रेंथन किया जाए, और फिफ्थ कंपोनेंट है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन सभी यूनिट्स के बीच में फॉर जूनोटिक डिजीज, मींस ऐसे डिजीज जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं। अब इस आर्टिकल में कई सारे अनआइडेंटिफाइड डिजीज के बारे में एग्जाम्पल दिए गए हैं। उनमें से दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला है लाइफ थ्रेटनिंग चमकी फीवर और एंसेफ्लाइटिस, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हर समर सीजन में फैलता है सिंस द ईयर 1995। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग फीवर है जो कि ब्रेन की फंक्शनिंग को इंपेयर करता है, इफेक्ट करता है। प्राइमरली ये बच्चों को ही अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हर साल समर सीजन में हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स होती हैं। और वहां पर ये इतना कॉमन हो चुका है कि लोग इसके सिम्टम्स देखते ही इसे पहचान जाते हैं। बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन बिकॉज प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इस वजह से हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स हर साल इसकी वजह से होती हैं। सिमिलरली एक मिस्टीरियस डिजीज है जो कि गोरखपुर यूपी में रीसरफेस हुआ है ईयर 2005 में, 30 सालों के बाद। इनिशियली अथॉरिटीज को लगा कि ये जापानीज एंसेफ्लाइटिस है, जो कि एक वायरल ब्रेन इन्फेक्शन होता है, मॉस्किटोज के द्वारा ये फैलता है। तो इस वजह से अथॉरिटीज ने फोकस किया वेक्टर कंट्रोल के ऊपर, फॉगिंग की गई, वैक्सीनेशन किया गया। लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद जो बच्चे हैं वो हर साल इससे ग्रसित होते हैं, और हर साल इसकी वजह से बच्चों की जान यहाँ पर जाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया का जो डिजीज सर्विलांस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। अब आईडीएसपी से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स क्या हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आईडीएसपी की वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रियल टाइम डेटा, जो कि वेरियस हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज के द्वारा आईडीएसपी को प्रोवाइड किया जाता है। इस डेटा के बेसिस पर ही आईडीएसपी डिजीज आउटब्रेक को डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जिस तरह से आईडीएसपी को कंसेप्चुलाइज किया गया था उस तरह से अब ये काम नहीं कर रहा है। करंटली जो सर्विलांस वर्क है इट इज बीइंग डन इन अ मैकेनिकल मैनर, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। मैकेनिकली जो इंफॉर्मेशन है वो फीड करते हुए इंटरनेट के थ्रू आईडीएसपी को भेजनी पड़ती है, और इसी वजह से रियल टाइम बेसिस पर जो डेटा आना चाहिए था वो अब डिले हो रहा है। बिकॉज जो लोग डेटा को फिल कर रहे हैं वो हफ्तों बाद, महीनों बाद उस डेटा को फिल करते हैं, और इसी वजह से जो आईडीएसपी की वीकली बुलेटिन आती है वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली आती है। और इसकी वजह से जो वेरी ऑब्जेक्टिव है आईडीएसपी का कि जो डिजीज आउटब्रेक है उसे अर्ली डिटेक्ट किया जाए, उसे रिस्पॉन्ड किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आईडीएसपी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज कर रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जो आईडीएसपी के द्वारा वीकली रिपोर्ट जारी की जाती है उनमें डिजीज को अंडर सर्विलांस तो दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें फर्दर रेयरली अपडेट उन्हें किया जाता है। इसके बाद आईडीएसपी मंथली अलर्ट जारी करता है। इन मंथली अलर्ट में हर मंथ एक डिजीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स दी जाती हैं, लेकिन आईडीएसपी की वेबसाइट में जो लास्ट मंथली अलर्ट अवेलेबल है वो है सितंबर 2019 का। इतना ज्यादा रेट्रोस्पेक्टिवली आईडीएसपी इस समय पर काम कर रहा है। फर्दर 49% डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी डिजीज सर्विलांस कमिटीज नहीं बनाई गई हैं। 29% डिस्ट्रिक्ट में एपिडेमियोलॉजिस्ट की वैकेंसीज हैं जो कि डिजीज को स्टडी करते हैं। 382 पोस्ट वेकेंट हैं आईडीएसपी में, और 23 ऑफ द 43 इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीज इन इंडिया जूनोटिक हैं, जैसे कि नीपा वायरस, जिनके फैलने का खतरा, पैंडेमिक बनने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं आईडीएसपी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन आउटब्रेक्स को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडिया को अपना पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम स्ट्रेंथन करना ही होगा और क्विक मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा आउटब्रेक्स को कंट्रोल करने के लिए। इन दिस कंटेक्स्ट आईडीएसपी की जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है और जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है उसे हमें रिव्यू और रिफॉर्म करने की अर्जेंट जरूरत है। और इस समय पर बिगेस्ट डेंजर है इमर्जिंग जूनोटिक डिजीजेस से। तो जो जूनोटिक डिजीजेस हैं उन्हें थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए बाय इंप्लीमेंटिंग वन हेल्थ अप्रोच, बिकॉज वन हेल्थ अप्रोच में ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और ये जो शेयर्ड एनवायरनमेंट है उसमें इंटरकनेक्शन को रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम्स के लिए। तो वन हेल्थ अप्रोच को हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ, पेरिल इन द हिल्स।
इस आर्टिकल में बताया गया है कि नीलगिरी हिल्स इस समय पर इकोसिस्टम कोलैप्स विटनेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से नीलगिरी हिल्स का जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स होता जा रहा है। तो आर्टिकल की शुरुआत में बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्ल्ड वाइड जो वेरियस इकोसिस्टम्स हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं। मई 2020 में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हैं वो 417 ppm तक पहुंच गए, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 3 मिलियन ईयर्स में ये हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, पोलर आइस कैप्स ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट यहीं तक सीमित नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस इंक्रीज होने की वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। जैसे कि हमने जुलाई एडिशन में देखा है कि मॉनसून पैटर्न चेंज हो रहा है, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स ऐसे इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो भी वेदर एक्सट्रीमिटीज एक्सपीरियंस कर रही हैं। पिछले 4 सालों में वेस्टर्न घाट्स में 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ चुके हैं और कॉन्जिक्यूटिव एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स भी हुए हैं साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड्स में। बट इसके साथ ही जो बीच के पीरियड्स हैं वहां पर सीवियर ड्रॉट भी हुए हैं, हीट वेव से भी ये एरिया अफेक्ट रहा है और डेफिशिएंट और फेल्ड मॉनसून भी हुए हैं। तो इतनी ज्यादा ये वेदर एक्सट्रीमिटीज वेस्टर्न घाट्स में हो रही हैं और इस वजह से जो नीलगिरी हिल्स हैं वहां का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब नीलगिरी हिल्स के इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है शोला वेजिटेशन। शोला वेजिटेशन ये माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स होते हैं, मींस माउंटेन की स्लोप्स पर होते हैं। पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और उनके ऊपर के एरियाज में ग्रासलैंड्स होते हैं। इस कॉम्बिनेशन की वजह से इन्हें मोज़ैक भी कहा जाता है। ये ओल्ड ग्रोथ वेजिटेशन है जहां पर कई तरह के एंडेमिक और रेयर स्पीशीज फ्लोरा और फौना के पाए जाते हैं। ये सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पर वेजिटेशन होती है, मींस 1500 मीटर से ऊपर के एरियाज में विद इन द ट्रॉपिक्स, और इंडिया में ये लिमिटेड है टू द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स ओनली। और जो शोला ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पर ड्वार्फ ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट 25 से 30 फीट तक ही होती है। प्लस जो शोला फॉरेस्ट है और एसोसिएटेड ग्रासलैंड्स हैं वो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर भी स्टोर करते हैं माउंटेन रेंजेस में, और इसके वजह से ये सर्व करते हैं फॉर ह्यूज वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाटर हार्वेस्ट करते हैं और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की तरह भी काम करते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है शोला वेजिटेशन का। माउंटेन की स्लोप पर हाई एल्टीट्यूड पर जो निचले एरियाज हैं वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ये डेंस है, और जो ऊपर के एरियाज हैं वहां पर ग्रासलैंड्स हैं। अब जो शोला फॉरेस्ट है इन्हें पहले से ही वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड फॉरेस्ट टाइप माना जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज काफी समय से यहाँ पर हैबिटाट लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन फॉरेस्ट का अर्बनाइजेशन के लिए, और इनके अंडर जो एरिया है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। लेकिन जो रीसेंट एपिसोड हुए हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, और इस वजह से जो लास्ट रिमेनिंग फॉरेस्ट ट्रैक्ट बचे हैं शोला फॉरेस्ट के वो भी कोलैप्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ईयर 2018 में साउथ वेस्ट मानसून सीजन में अनयूजुअली हाई रेनफॉल हुई है इन द हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की, वायनाड एंड कुर्ग, और इस वजह से इन एरियाज में हंड्रेड्स ऑफ लैंडस्लाइड्स हुई हैं। खास बात यह है कि ये लैंडस्लाइड्स ऐसे एरियाज में भी हो रही हैं जहां पर किसी तरह की रोड्स नहीं है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहां पर नहीं होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि क्लाइमेट चेंज अब ऐसे लेवल्स तक पहुंच चुका है जहां पर ये इकोसिस्टम की कैपेसिटी के बियॉन्ड जा चुका है, और जो लैंड है इस इकोसिस्टम में वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रेजिलियंस डेवलप नहीं कर पा रही है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि जो ग्रासलैंड एरियाज हैं वहां पर भी लार्ज लैंडस्लाइड्स एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट रिमेनिंग जोन्स हैं इकोलॉजी के, बायोडाइवर्सिटी के, उन्हें डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन से बचाना, उन्हें कोलैप्स होने से बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस वजह से नीलगिरी हिल्स के एरियाज में एक कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन और अडेप्टेशन प्लानिंग की इस समय पर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें लोकल कम्युनिटीज को इंक्लूड किया जा सकता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं इंडिया में, वो भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होने चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट। इसके अलावा चाहे आइस कैप्स का मेल्ट होना, सी लेवल्स का राइज होना, कोरल डिस्ट्रक्शन, ग्रासलैंड्स में लैंडस्लाइड्स,
कोविड-19 पैंडेमिक, ये सभी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है विद क्लाइमेट चेंज। तो इस इंटर कनेक्टिविटी को हमें रियलाइज करना चाहिए और इससे पहले बहुत देर हो जाए हमें कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वर्ल्ड सीज स्पाइक इन पोलियो केसेस ड्यू टू ओरल वैक्सीन। तो इस आर्टिकल में ओरल वैक्सीन के थ्रू फैलने वाले वैक्सीन डराइव्ड पोलियो वायरस वीडीपीवी के ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है ओपीवी, उसमें ओरिजिनल स्ट्रेन होता है पोलियो वायरस का, लेकिन वीक फॉर्म में। और जब ये ओरिजिनल स्ट्रेन जेनेटिकली म्यूटेट होकर के पोलियो वायरस का एक रेयर स्ट्रेन बन जाता है, तो इससे वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस होने का खतरा बन जाता है। जो पोलियो ड्रॉप्स होती हैं या फिर कहें ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जब किसी को एडमिनिस्टर की जाती हैं तो इस वैक्सीन में पहले से ही पोलियो वायरस की वीकेंड फॉर्म मौजूद होती है। इसका पर्पस ये होता है कि जिस बॉडी में ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही है उसमें ये एक प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, एक्टिवेट करती है पोलियो वायरस के अगेंस्ट। इसकी वजह से एंटीबॉडीज बन पाती हैं जिससे कि बॉडी में ये क्षमता आ सकती है कि वो वायरस को डिफीट करे। अब जब ओपीवी किसी ऐसे बच्चे को एडमिनिस्टर की जाती है जिसमें वीक इम्यून सिस्टम है, तो एक्सट्रीम केसेस में ये जो वीक स्ट्रेन है वो जेनेटिकली म्यूटेट होकर के एक रेयर स्ट्रेन बन जाता है। इंटेस्टाइन में ये वायरस डबल होता है और इसकी वजह से पोलियो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे ही इम्यूनो डेफिशिएंसी रिलेटेड वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस आईवीडीपीवी कहा जाता है। अब आईवीडीपीवी जनरली ऐसे बच्चों में ऑब्जर्व किया जाता है जो कि प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी का शिकार हैं। ऐसे बच्चों में वैक्सीन के थ्रू इम्यून रिस्पांस ट्रिगर नहीं हो पाता है और वैक्सीन की वजह से जो एक माइल्ड वायरस इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में होता है, इन बच्चों की बॉडी इस माइल्ड वायरस इन्फेक्शन को भी क्लियर नहीं कर पाती है एंड एज अ रिजल्ट ये बच्चे आईवीडीपीवी पोलियो वायरस का शिकार हो जाते हैं। और आईवीडीपीवी के दो बड़े रिस्क हैं, प्रोग्रेशन टू पैरालिसिस एंड डेथ। इससे पैरालिसिस होता है एंड एज अ रिजल्ट इससे डेथ भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनमें एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस एएफपी सर्विलांस सिस्टम मौजूद है जो कि यूज किया जाता है पोलियो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, तो ऐसी कंट्रीज में यह डिटेक्ट किया गया है कि आईवीडीपीवी एक बहुत बड़ा कारण है फॉर द पैरालिसिस इन चिल्ड्रन। अब ये जो म्यूटेटेड वायरस है जो कि रेयर स्ट्रेन बना है वैक्सीन के थ्रू, अगर ये चाइल्ड के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है तो इससे इसका कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, बिकॉज ये फूड चेन में एंटर कर जाता है जिससे दूसरे बच्चों तक पहुंच सकता है। और इस कम्युनिटी स्प्रेड से फैलने वाले आईवीडीपीवी को कहा जाता है सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। आईवीडीपीवी से रिलेटेड कंसर्न क्या है वो हम जान लेते हैं। 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव शुरू किया था। ये एक मैसिव वैक्सीनेशन एफर्ट है ग्लोबली पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, जिसमें WHO, वेरियस कंट्रीज और वेरियस स्टेक होल्डर्स का कोलैबोरेशन है। काफी ज्यादा ये सक्सेसफुल रहा है। 1988 के बाद से लेकर के अब तक 99% पोलियो को हम रिड्यूस करने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चिंता के कारण बचे हैं और इसमें आता है इंस्टेंसेस ऑफ वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस वीडीपीवी जो कि इंक्रीज कर रहा है। 2010 से लेकर के 2019 के बीच में वीडीपीवी के केसेस में एक स्पाइक देखने के लिए मिला है। एटलीस्ट 149 केसेस आईवीडीपीवी के WHO को रिपोर्ट किए गए हैं जनवरी 1961 से दिसंबर 2019 के बीच में। हालांकि 149 एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये हमें समझने की जरूरत है कि जब तक एक भी पोलियो का केस रहेगा तब तक पोलियो का खतरा बना रहेगा और इसके कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बना रहेगा। एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 3 केसेस मींस जितने भी ये केसेस हैं 149 केसेस, इसमें से 66% केसेस 2010 से 2019 के बीच में डिटेक्ट किए गए हैं, मींस लास्ट 10 इयर्स में। और यही सबसे बड़ा चिंता का कारण है। इन केसेस में से 59% केसेस ऐसे बच्चों में हुए हैं जिनकी एज 2 साल से कम है। 60% केसेस मेल्स में रिपोर्ट किए गए हैं और 64% केसेस में एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस AFP एज अ साइन ऑफ पोलियो मिला है एज द फर्स्ट सिम्टम, जो कि फर्स्ट सिम्टम होता है पोलियो के केस में। और जुलाई 2018 से दिसंबर 2019 के बीच में 16 नए आईवीडीपीवी के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं 5 कंट्रीज से, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, फिलीपींस एंड तुनिसिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आईवीडीपीवी के जो केसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है।
अब नेक्स्ट हम कंक्लूजन डिस्कस कर रहे हैं। तो पोलियो वायरस अभी भी एक थ्रेट बना हुआ है, एक खतरा बना हुआ है काफी सारी कंट्रीज में, पर्टिकुलरली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, और इनमें भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज में तो पोलियो अभी वाइल्ड में भी मौजूद है। इंडिया को 2014 में ऑफिशियली पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। डब्ल्यूएचओ ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन के साथ इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था 2014 में, और 2011 के बाद से ही इंडिया में कोई भी वाइल्ड पोलियो वायरस का केस नहीं मिला है। तो इंडिया के लिए ये एक सक्सेस है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे नेबर्स होने की वजह से इंडिया में पोलियो के री इंट्रोड्यूस होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी वजह से हाई क्वालिटी एफर्ट्स को हमें सस्टेन करना चाहिए ताकि पोलियो कंट्री में री इंट्रोड्यूस ना हो पाए, और हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि सभी बच्चे प्रोटेक्टेड रहें फ्रॉम द पोलियो वायरस। और साथ ही साथ वैक्सीन के फील्ड में और ज्यादा रिसर्च करने की हमें जरूरत है ताकि आईवीडीपीवी के थ्रू फैलने वाला जो पोलियो वायरस है उसके चांसेस को हम रिड्यूस कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। कोल इज किंग बट फॉर हाउ लॉन्ग। इस आर्टिकल की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कोल इंडिया में लीडिंग सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, लीडिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। इसी वजह से इस आर्टिकल में कोल को एक किंग कहा गया है, और एक्सपर्ट्स का मानना यह है दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया में कोल लीडिंग सोर्स ऑफ पावर जनरेशन रहने वाला है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कोल कब तक इंडिया में किंग रहेगा, क्या हमें और कोल प्रोडक्शन की जरूरत है, और अगर है तो ये जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। 18 जून को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्रीज के सामने, इंडियन इंडस्ट्रीज के सामने ये सवाल रखा है कि इंडिया में वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, इसके बावजूद इंडिया अब तक वर्ल्ड का बिगेस्ट कोल एक्सपोर्टर क्यों नहीं बन पाया है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें 41 कोल माइंस को ओपन किया गया है फॉर ऑक्शन, ताकि कोल प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, इंपोर्ट्स को रिड्यूस हम कर सकें और स्टेट रेवेन्यूज को इंक्रीज किया जाए। लेकिन ये एक ऐसा समय है जिस समय पर वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज कोल कंजम्पशन को कम कर रही हैं और धीरे धीरे खत्म करना चाहती हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज कोल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है फॉर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ऐसे में इंडिया का ये डिसीजन कि कोल कंजम्पशन को और कोल प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए, क्या ये रियलिस्टिक है या नहीं, ये हमें जानने की जरूरत है। अब नेक्स्ट हम कोल सेक्टर का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। 1973 में कंट्री में कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया। इसका मतलब यह था कि 1973 में यह डिसीजन लिया गया कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही कंट्री में कोल माइन कर सकती हैं। लेकिन 1993 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, मींस बेचने के पर्पस से नहीं, लेकिन अगर खुद कंज्यूम करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज कोल माइन कर सकती हैं, उन्हें कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए जा सकते हैं। जैसे कि स्टील प्लांट्स हैं, उन्हें कोल की जरूरत होती है स्टील प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए उन्हें कोल माइंस एलोकेट की जा सकती हैं। इसके बाद बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई गैप, प्रोसीजरल डिलेज की वजह से और इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस में डिलेज की वजह से इंडिया के जो कोल इंपोर्ट हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 2009-2010 से लेकर के 2013-2014 के बीच में इंडिया में कोल इंपोर्ट्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 23% से इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद कोल स्कैम का केस भी सामने आया, सीएजी रिपोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है 2014 में। इसके चलते 1993 के बाद जितने भी कोल ब्लॉक्स, कोल माइंस एलोकेट किए गए थे उनके एलोकेशन को कैंसिल कर दिया गया। 2015 में आया कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015, जिसमें ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के लिए प्रोविजंस रखे गए। इसके बाद अप्रैल 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया उत्तम एप्लीकेशन, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल एप्लीकेशन, कोल क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। तो इस ऐप के थ्रू पावर सेक्टर और नॉन पावर सेक्टर के लिए कोल प्रोडक्शन, डिस्पैच एक्सेट्रा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर जारी की जाती है, जो कि सभी एक्सेस कर सकते हैं। कोल ग्रेड्स को भी इस ऐप के जरिए चेक किया जा सकता है। साथ ही साथ रिसेंटली कोल मिनिस्ट्री ने यह भी डिसीजन लिया है कि जो माइनिंग प्लान अप्रूवल का पूरा प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई किया जाए और टाइम पीरियड को रिड्यूस किया जाए फ्रॉम 90 डेज टू जस्ट 30 डेज। अब नेक्स्ट हम कोल कंजम्पशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है। इसमें हमें पता चलता है कि कंट्री में जो टोटल कोल कंजम्पशन होता है उसमें से 72% कंजम्पशन होता है पावर जनरेशन के लिए, 1% कंजम्पशन होता है सीमेंट इंडस्ट्री में,
1% स्पॉन्ज आयरन के लिए, 6% यूज होता है ब्रिक्स बनाने के लिए या फिर फर्टिलाइजर्स जैसे क्षेत्र में, 7% कंजम्पशन होता है स्टील इंडस्ट्री में, और जो रिमेनिंग 13% है वो यूज होता है नॉन कोकिंग कोल इंपोर्ट्स में या फिर और जो रिमेनिंग फील्ड्स हैं उनमें। बट सबसे ज्यादा 72% कोल कंजम्पशन होता है पावर जनरेशन में, और ये जो 72% कंजम्पशन है इसमें थर्मल और कैप्टिव पावर प्लांट्स दोनों ही आते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है, वो हम यूज करते हैं, जबकि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनके द्वारा इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं अपने कंजम्पशन के लिए। तो जो यूटिलिटी बेस्ड कोल पावर प्लांट है या फिर कहें जो थर्मल पावर प्लांट है, उनके द्वारा ईयर 2018 में 608 मिलियन टन्स ऑफ कोल यूज किया गया, और इसमें से 62 मिलियन टन्स या फिर कहें 10% ऑफ कोल इंपोर्ट किया गया था। और जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनके द्वारा 2018 में 92 मिलियन टन्स ऑफ कोल यूज किया गया। और जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं कंट्री में, उनके द्वारा कंट्री की 77% इलेक्ट्रिसिटी इस समय पर जनरेट की जाती है। लेकिन एक खास बात यह है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ रेट में एक रिडक्शन आया है, एक ड्रास्टिक रिडक्शन आया है। 2017 तक जहां 15,000 से लेकर के 20,000 मेगावाट तक थर्मल पावर प्लांट्स एनुअली ऐड हो रहे थे, 2017 के बाद से ये रिड्यूस हो गए हैं टू 5,000 टू 6,000 मेगावाट एनुअली। इसका मतलब यह है कि कोल कंजम्पशन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कोल कंजम्पशन का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में व्हेन कंपेयर्ड विद जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब कोल सेक्टर और खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस समय पर ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों नहीं रह गया है, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है सोलर एंड विंड एनर्जी, जो कि एग्रेसिवली कंपीट कर रहे हैं विद कोल। पिछले कुछ सालों में कई जगह पर जो कोल पावर थी उसे कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, इवन कई जगह पर कोल पावर प्लांट्स को शट डाउन भी कर दिया गया, बिकॉज जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके थ्रू सरप्लस पावर जनरेट की जा रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया एक पावर सरप्लस कंट्री है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो कि नोडल एजेंसी है कंट्री में, जो कि गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स में एडवाइस करती है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये एडमिट किया है कि इंडिया में पावर प्लांट्स स्ट्रेस्ड हैं और ज्यादातर पावर प्लांट्स अंडर कैपेसिटी काम कर रहे हैं, और अंडर कैपेसिटी काम करने की वजह से ये पावर प्लांट्स ज्यादा पॉल्यूशन भी जनरेट करते हैं। तो पहले से ही कंट्री पावर सरप्लस कंट्री है और ज्यादा कोल पावर प्लांट्स लगाना वायबल ऑप्शन नहीं है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि 2015 में गवर्नमेंट ने पावर प्लांट्स के लिए एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, और इन गाइडलाइंस में कुछ स्ट्रिंजेंट एमिशन स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, और इसकी वजह से जो कोल पावर प्लांट्स हैं उन्हें शिफ्ट करना पड़ रहा है टू क्लीनर टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ रही है, और कई सारे जो पावर प्लांट्स हैं, कोल पावर प्लांट्स हैं, उन्हें नॉन कंप्लायंस की वजह से शट डाउन भी करना पड़ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोल इस समय पर और आने वाले समय में ज्यादा अट्रैक्टिव सेक्टर नहीं रह गया है। अब नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर रहे हैं। डेडली और टॉक्सिक एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए 2 बड़े ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला है री इन्वेंट मोबिलिटी, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसे हमें री इन्वेंट करना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड बिग ऑप्शन है फ्यूल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, उस फ्यूल को चेंज किया जाए और क्लीन किया जाए। तो अगर हम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की संख्या को कंपेयर करें विद द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ऑब्वियसली कोल बेस्ड पावर प्लांट्स कम है, काफी कम है, इसी वजह से उन्हें मॉनिटर करना इजी है। तो शुरुआत हम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को क्लीन करने से कर सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को शिफ्ट करना होगा इंडस्ट्रियल फ्यूल यूजेज टू क्लीनर फ्यूल्स, क्लीनर फ्यूल्स में उन्हें शिफ्ट करना होगा, या फिर एटलीस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट से खरीद सकते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद कैप्टिव पावर प्लांट्स, बिकॉज जो सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट्स हैं वो एटलीस्ट जो 2015 के स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं और क्लीन फ्यूल्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके इमिशंस भी कम है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, सेलिब्रेटिंग नॉलेज। इस आर्टिकल में पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर को क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताया गया है। तो आर्टिकल की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा गया है लगभग 18 साल हो चुके हैं ईयर 2002 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट
इनैक्ट किया गया था। उसके बाद 2004 में आए थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स। अब इस एक्ट में एक प्रोविजन ये रखा गया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के द्वारा कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की जाएं लोकल बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, और इन कमिटीज का नाम है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमिटीज, बीएमसी। बीएमसी में फार्मर्स, फिशरमैन्स, एकेडमिशियंस और जो लोकल कम्युनिटीज के मेंबर्स हैं वही होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि बीएमसीज की फर्स्ट प्रायोरिटी है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पीबीआर को क्रिएट करना। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है ये एक मियर फॉर्मेलिटी बनकर ही अब रह गए हैं और इन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पीबीआर क्या है वो हम जान लेते हैं। तो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि जो लोकली अवेलेबल बायो रिसोर्सेज हैं, जो किसी पर्टिकुलर डेमोग्राफी में, पर्टिकुलर एरिया में, विलेज में मिलने वाले बायो रिसोर्सेज हैं, उनसे रिलेटेड जो लोगों के पास वहां के कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इस इंफॉर्मेशन को कंटेन करने वाले डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। और बायो रिसोर्सेज में इंक्लूडेड है वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक मटेरियल, बाय प्रोडक्ट्स वगैरह जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। अब बात करें पीपल्स नॉलेज की, तो पीपल्स नॉलेज प्राइमरली बेस्ड होती है ऑन एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस, जो लोग डे टू डे लाइफ से, डे टू डे इंटरेक्शन से सीखते हैं ऑफ द यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये जो पीपल्स नॉलेज है इसे फॉर्मल नॉलेज से थोड़ा डिफरेंट कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज फॉर्मल नॉलेज वैलिडेट की जाती है डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, उसे स्टैंडर्ड से वैलिडेट किया जाता है, मेथड से सेट किया जाता है। लेकिन ये जो पीपल्स नॉलेज है नेसेसरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही सेपरेट हो फ्रॉम द फॉर्मल नॉलेज, और इसी वजह से पीपल्स नॉलेज का भी इस्तेमाल करते हुए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। अब पीबीआर का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम जान लेते हैं। पीबीआर का सबसे मेन फीचर ये है कि ये लोकल बायोडाइवर्सिटी को रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब ये ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करता है, डॉक्यूमेंट करता है जो कि और किसी दूसरी जगह पर अवेलेबल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्हें इस बायोडाइवर्सिटी से फैमिलराइज किया जा सकता है, और जो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं उन्हें कैसे यूज करना है, उन्हें कैसे कंजर्व करना है, उसके बारे में लोकल कम्युनिटीज को बताया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज्ड अवेयरनेस इनेबल्स बेटर गवर्नेंस। अगर लोग जागरूक होंगे, जितना ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतनी बेटर एरिया में गवर्नेंस भी हो पाएगी। एंड फाइनली बीएमसी के पास, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर ये दी गई है कि वो कलेक्शन फीस लेवी कर सकते हैं ऑन द कमर्शियल यूजर्स फॉर द रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर किसी रिसोर्स को पीबीआर रजिस्टर में लिखा गया है और कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी उस नेचुरल रिसोर्स को वहां से एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे कि फिश को या फिर मेडिसिनल प्लांट्स को उस एरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बीएमसी के पास ये पावर है कि कमर्शियल पर्पस के लिए अगर इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है तो वो कलेक्शन फी भी उस व्यक्ति के ऊपर या फिर उस कंपनी के ऊपर लेवी कर सकती है, और इस फीस का इस्तेमाल किया जा सकता है एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और एरिया में डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। अब नेक्स्ट हम कंक्लूजन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो वेरियस बीएमसीज हैं, लोकल इलेक्टेड बॉडीज हैं, स्टेट्स हैं, उन्हें पीबीआर को प्रॉपरली, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए। लगभग 18 साल हो चुके हैं एक्ट को आए हुए, इसके बावजूद 2015 में जाकर के केरला एकमात्र इंडियन स्टेट बना है जिसने अपनी सभी लोकल बॉडीज में बीएमसीज को कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो सभी स्टेट्स को ऐसा करना चाहिए और जल्द से जल्द पीबीआर का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। पीबीआर का इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टिसिपेशन भी हम इंक्रीज कर सकते हैं इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गवर्नेंस, और साथ ही साथ बीएमसी और पीबीआर ये एक अच्छा तरीका है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को प्रमोट करने का, ताकि वो लोकल इन्वायरमेंट, एक रेजिलिएंट लोकल इन्वायरमेंट डेवलप कर सके। और हम हर बार ये बात करते हैं कि अगर हमें सुधार करने की जरूरत है तो वो ग्रासरूट्स लेवल पर करना होगा, टॉप डाउन अप्रोच से नहीं होगा। यहां पर एक अच्छा मौका है कि लोकली हम इन्वायरमेंट में सुधार कर सकते हैं थ्रू द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, नेचर्स प्यूरिफायर्स।
इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह से एल्गी की स्पीशीज, माइक्रो एल्गी की स्पीशीज का इस्तेमाल करते हुए रिवर गंगा को क्लीन किया जा सकता है। तो आर्टिकल की शुरुआत में बताया गया है रिवर गंगा एक ह्यूज पॉपुलेशन को होस्ट करती है। लगभग 338 मिलियन पॉपुलेशन जो कि गंगा प्लेन्स में रहती है वो इस रिवर के ऊपर किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट है। लगभग 100 सिटीज इस एरिया में है, जिसमें कंट्री की कुछ बिजिएस्ट और लार्जेस्ट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब्स सिटीज भी हैं जो कि गंगा के बैंक्स पर ही सिचुएटेड हैं। अब इस वजह से, क्योंकि डेंस अर्बन सेंटर्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं, इसकी वजह से रिवर गंगा की जो वाटर क्वालिटी है उसमें एक शार्प डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है एज सून एज इट लीव्स ऋषिकेश इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी रिवर्स के संगम की वजह से गंगा उत्पन्न होती है। इसके बाद ऋषिकेश से होते हुए जैसे जैसे ये रिवर प्लेन्स में आती है, हरिद्वार से रिवर गंगा प्लेन्स में एंटर करती है और प्लेन्स में एंटर करने के बाद इसकी जो वाटर क्वालिटी है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। आगे जैसे ये रिवर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है तो इसमें डोमेस्टिक सीवेजेस डंप होने शुरू होते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इसमें डंप होने शुरू होते हैं सराउंडिंग टाउन से, और इसकी वजह से वाटर क्वालिटी और ज्यादा वर्स होती जाती है। अब रिवर गंगा इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसे क्लीन करना भी हमारे लिए जरूरी है। अब तक रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कन्वेंशनल मेथड्स में जो वेस्ट वाटर है जो कि रिवर में डंप किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा, तो इस वेस्ट वाटर को डंप करने से पहले ही ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें पॉल्यूशन को कम किया जा सके। लेकिन ये मेथड ज्यादा कारगर नहीं है बिकॉज ये लेस इफेक्टिव है, सभी तरह के कंटामिनेंट्स को ये रिमूव नहीं कर पाता है, ये एक्सपेंसिव मेथड है और इसमें हाई एनर्जी इनपुट भी रिक्वायर्ड होता है और ट्रीटमेंट के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज भी जनरेट होता है जिसे फर्दर हैंडल करना पड़ता है। सो फार 313 प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं वर्थ ₹25,000 करोड़ अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट ताकि रिवर गंगा को क्लीन किया जा सके। लेकिन अब तक जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्टिव हमें नहीं मिल पाए हैं। इसी वजह से बायो रेमेडिएशन ऑफ वेस्ट वाटर, बायो रेमेडिएशन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को कंज्यूम करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो बायो रेमेडिएशन ऑफ वेस्ट वाटर एल्गी की मदद लेते हुए ये प्रोसेस अटेंशन गेन कर रहा है इन द रीसेंट ईयर्स बिकॉज ये इकोनॉमिक और इको फ्रेंडली मेथड है जिसके जरिए रिवर गंगा को इजीली क्लीन किया जा सकता है। अब इस बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस में वेस्ट वाटर को क्लीन करने के लिए माइक्रो एल्गी का इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रो एल्गी जो कि टिपिकली यूनिसेल्युलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं और ये यूज किए जा सकते हैं वेस्ट वाटर में से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, पैथोजेंस वगैरह को रिमूव करने के लिए, और साथ ही साथ इन माइक्रो एल्गी के थ्रू बायोफ्यूल भी जनरेट किया जा सकता है। अब इसके लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की जो कि उत्तराखंड में है, तो यहाँ के रिसर्चर्स ने स्टडी कंडक्ट की है और इसमें यह पता चला है कि 2 एल्गी की स्पीशीज हैं, हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलम एंड क्लोरेला वुल्गारिस। ये 2 एल्गी स्पीशीज हैं जो कि हाईली इफेक्टिव हैं, जिनके जरिए वेस्ट वाटर से हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स और पैथोजेंस को रिमूव किया जा सकता है। और ये 2 ऐसी एल्गी की स्पीशीज हैं जो कि सभी तरह के वाटर में और मॉइस्ट लैंड में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है रिवर को क्लीन करने के लिए। अब रिसर्चर्स के द्वारा जो स्टडी कंडक्ट की गई है उसकी कुछ की फाइंडिंग्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस स्टडी में जो 2 माइक्रो एल्गी की स्पीशीज हैं उनकी एफिकेसी को डिफरेंट पीएच लेवल्स में और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में स्टडी किया गया है। स्टडी में यह कंक्लूड किया गया है कि ये 2 माइक्रो एल्गी की स्पीशीज सक्षम हैं वाटर में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करने में, जो वेस्ट वाटर में टर्बिडिटी होती है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स जो वेस्ट वाटर में होते हैं उन्हें रिड्यूस करने में, और जो वाटर की एसिडिटी है उसी भी ये रिड्यूस कर पाते हैं फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 55% टू अ मैक्सिमम ऑफ 81%। और इसके लिए जो वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, उन्हें ये माइक्रो एल्गी एज अ फूड सोर्स यूटिलाइज करते हैं, ये बायोकार्बोनेट्स को कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से वाटर का पीएच लेवल रेज हो जाता है, मींस एसिडिटी में एक डिक्लाइन आ जाता है। फर्दर स्टडी में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे ये माइक्रो एल्गी ट्रीटेड वाटर में ग्रो होते हैं वैसे वैसे वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी बढ़ती जाती है जिसकी वजह से वाटर सूटेबल बन पाता है फॉर एक्वेटिक लाइफ, और इन माइक्रो एल्गी की वजह से स्लज फॉर्मेशन भी वाटर में कम हो जाता है।
ओवरऑल ये कंक्लूड किया गया है कि हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलम ये जो माइक्रो एल्गी की स्पीशीज है ये मोर इफेक्टिव है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, और इस माइक्रो एल्गी के थ्रू बायोफ्यूल भी जनरेट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी मेथड हम डेराइव नहीं कर पाए हैं। इसके लिए और ज्यादा इनोवेशन की जरूरत है ताकि माइक्रो एल्गी को टर्न किया जा सके इनटू कमर्शियल फ्यूल। लेकिन और ज्यादा रिसर्च से और ज्यादा इनोवेशन से ये एक विन विन सिचुएशन, एक विन विन सॉल्यूशन बन पाएगा ताकि हम वाटर को भी क्लीन कर पाए, रिवर गंगा को भी क्लीन कर पाए और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक क्लीन फ्यूल भी हमें मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप doubts.studyiq@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और आप गिवन नंबर्स पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।